नमस्कार। संसद टीवी के चुनाव से जुड़े खास कार्यक्रम रणभूमि 2021 में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अब तक 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। राज्य में विधानसभा की 294 सीटें हैं, जिनमें से 4 चरणों में अब तक 135 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। बाकी बचे 4 चरणों में 159 सीटों पर वोटिंग होनी है। दरअसल विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में कुल 8 चरणों में हो रहा है। अब 5वें चरण के लिए 17 अप्रैल को 45 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि छठे चरण में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को, 7वें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को और 8वें और आखिरी चरण में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए इन चुनाव के नतीजे एक साथ 2 मई को घोषित किए जाएंगे। आइए 5वें चरण की चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक के चुनावी सफर पर। पश्चिम बंगाल का जो इस बार का विधानसभा चुनाव है, यानी कि किस तरह से 4 चरणों में मतदान हुआ है, मत प्रतिशत क्या रहा है। 10 अप्रैल को जो चौथा चरण था, उसमें जो 44 सीटों पर मतदान हुआ, वहां करीब 80% यानी कि 79.90% मतदान हुआ। तीसरे चरण में 31 सीटों पर 84.61% वोटिंग हुई। बात अगर दूसरे चरण की करें तो वहां 30 सीटों पर 86.11% मतदान हुआ था। वहीं पहले चरण में 27 मार्च को जिन 30 सीटों पर वोटिंग हुई थी, वहां करीब 80% मतदान हुआ था। कुल मिलाकर 79.79%। इन चरणों को 2016 का जो मत प्रतिशत था, यानी कि 2016 में जो विधानसभा चुनाव हुए, वहां जो मत प्रतिशत रहा, अगर उनके लिहाज से देखें तो 2021 में जो पहला चरण हुआ उसमें करीब 80% मतदान हुआ, जबकि 2016 में इन्हीं सीटों पर 85.43% मतदान हुआ था। दूसरे चरण में 2021 में 86.11% मतदान हुआ, जबकि 2016 में 87.08% मतदान हुआ था। और बात अगर तीसरे चरण की करें तो इस बार यानी कि 2021 में 84.61% मतदान हुआ और 2016 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर 85.32% मतदान हुआ था। और अगर चौथे चरण की बात करें, जहां 10 अप्रैल को वोट डाले गए थे, तो इस बार 79.90% मतदान हुआ और 2016 में 80.92%। और अब 5वें चरण की बात करते हैं। ये आपने अभी जो आंकड़े देखे वो आंकड़े थे जो 4 चरणों में जो मतदान हुआ वहां क्या मत प्रतिशत रहा, लेकिन जो अगला चरण है यानी कि जो 5वां चरण है, उसके कुछ अहम आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को 5वें चरण में वोटिंग होगी। इस फेज में उत्तरी 24 परगना की 16 सीट, दार्जिलिंग की सभी 5 सीट, नादिया की 8 सीट और पूर्वी वर्धमान की 8 सीटों पर, इसके साथ ही जलपाईगुड़ी की सभी 7 सीटों पर और कालिम्पोंग की 1 सीट पर वोटिंग होगी। तो ये वो जिले हैं जहां पर जो 5वां चरण है उसमें मतदान होना है। और कुल मिलाकर इस 5वें चरण में 45 सीटों पर मतदान होना है। 6 जिलों में ये सब सीटें हैं। हम 5वें चरण की भी बात करेंगे और जो पिछले 4 चरणों में मतदान हुआ है, जो मत प्रतिशत है, उसके अलावा जिस तरह से जो चुनावी कैंपेन है वो जो चल रहा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। जयंत भट्टाचार्य जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं और संजय सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। भट्टाचार्य जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा और सबसे पहले वो जो आंकड़े जिनकी मैंने बात की, 2016 और 2021 का जो कंपैरिजन भी किया, उनको अगर समझने की कोशिश करें, यानी कि मत प्रतिशत जिस तरह से पहले 4 चरणों में रहा, उससे क्या अंदाज़ा हम इस बार की जो बंगाल में चुनावी लड़ाई है उससे लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, इसी पर हमारी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले भी कि इस बार जो है अगर आप देखें मतदाता सूची में बहुत सारे नए मतदाता जुड़े हैं, खासकर जो नए मतदाता हैं, जो युवक-युवती हैं, उनका नाम आया है। दूसरी बात अगर हम देखें तो कोविड के समय बाहर जो काम कर रहे थे, वो मज़दूर अपने घर वापस आए हैं, अपने गाँव में आए हैं। तो उनको एक लोगों में एक वो सोच थी कि ये लोग जो है वो आएँगे, बाहर आएँगे और वो वोट डालेंगे अपना।
लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 2016 के साथ अगर हम इस बार का ये पोलिंग परसेंटेज जिसको कहते हैं प्रतिशत में अगर हम देखें तो वो घट गया है। एक आध में देख रहा था सीट वाइज अगर आप देखें तो जैसे नंदीग्राम में कुछ शायद 1% का कुछ इस बार ज्यादा मतदाता पहुंचे थे अपना वोट डालने के लिए, लेकिन ओवरऑल जो परसेंटेज है उसमें गिरावट आई है। तो ये देखना पड़ेगा क्या ये कोविड के लिए हुआ है। गर्मी तो खैर 2016 में भी इसी वक्त हुआ था, ये पूरा चुनाव का जो प्रक्रिया है। अगर आप 2011 में देखें तो उस समय भी इसी वक्त हुआ था। 2011 से 2016 में बढ़ोतरी हुई थी, बल्कि महिलाएं बहुत सारे आए थे वोट डालने के लिए जिस वक्त। उसके बाद फिर अगर हम देखें 2016 में भी थोड़ा बढ़ा था। लेकिन इस बार क्या कारण है, ये तो पूरा 8 जो फेज है वो हो जाने के बाद वो देखना पड़ेगा कि क्या कारण था जिसके लिए हम देख रहे हैं कि ये कुछ संख्या कम है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जहां मतदाता सूची में बढ़ोतरी हुई है वहां पर ये गिरावट क्यों है, ये देखने वाली बात है। जी जी संजय जी, अगर आप के नज़रिए से इन आंकड़ों को समझने की कोशिश करें, जो अभी तक 4 चरणों में मतदान हुआ है, और जिस तरह भट्टाचार्य जी बता रहे थे कि कुछ अहम बातें उभर कर ज़रूर सामने आती हैं। हालांकि हर चरण का मतदान अलग होता है, हर बार का चुनाव अलग होता है, लेकिन फिर भी अगर आकलन लगाना दे के कोशिश करें, क्योंकि आधी चुनावी लड़ाई पश्चिम बंगाल में खत्म हो चुकी है चरणों के हिसाब से। देखिए विशाल, आपने आधी लड़ाई संख्या के हिसाब से नहीं खत्म हुई है, 60% सीटें अभी बाकी हैं। जी बिल्कुल, मैंने कहा चरणों के हिसाब से आधी लड़ाई खत्म हुई है। आपने शब्द का सही चयन किया, मैं वही कह रहा था, चरण के हिसाब से आधे चरण निकल गए। जो पोलिंग परसेंटेज है उसको देखने का 2 नजरिया है। एक नजरिया ये वो एक एकेडमिक इशू है कि कम क्यों मतदान हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, क्या जेन्युइन वोटर्स लिस्ट में कोई रिवीजन हुआ जिसके कारण कुछ मतदाता बाहर निकल गए, सही लोग निकल करके आए तो क्या पहले किसी और तरह कोई वोटर जो आते थे वो 100% मतलब जेन्युइन ही नहीं होते थे। ये सब एक एकेडमिक इशू होगा और इलेक्शन कमीशन उस पर करेगा। दूसरा जो इशू पब्लिक इंटरेस्ट का है कि ये जो मतदान प्रतिशत है जो पिछले बार से मार्जिनली 1% या आधा % कम है, ये किस ओर इंगित करता है? क्या ये इनकम्बेंट को उखाड़ फेंकेगा या इनकम्बेंट को बिठा करके रखेगा, उनकी गद्दी बचा देगा? लोगों का इंटरेस्ट इसमें है। एकेडमिक एकेडमिक डिबेट चलता रहेगा। देखिए, जिस तरह का आप जो चीज कह रहे हैं इसमें दोनों तरह की चीजें हुई हैं। पहले कि एक प्रो इनकम्बेंसी वोट हुआ है, ममता बनर्जी उसी वोट के बूते पे पिछले बार चुनाव में आई थी और उनके सामने कोई ऑल्टरनेट भी नहीं था, ये भी बात कहना होगा। इसलिए 100% हम प्रो इनकम्बेंसी भी नहीं कह सकते, कोई ऑल्टरनेट नहीं हुआ था। कई जगह प्रो इनकम्बेंसी और कई जगह जब मतदान प्रतिशत बढ़ा है तो इनकम्बेंट को उखाड़ फेंका है। तो अदरवाइज भी 80% का जो वोटिंग परसेंटेज है ओवरऑल जाएगा तो 80 के ऊपर जाएगा 8वें चरण के बाद, वो अदरवाइज एक हाई वोटिंग परसेंटेज है। अभी क्योंकि पिछला चुनाव बिहार में हुआ था तो बिहार 50s के फिगर में था, तो अदरवाइज ये हाई मतदान का रेशियो है। 4 चरण का जो चुनाव हुआ और जिस तरह की नैरेटिव वहां से निकल करके आ रही है, या लोगों का जिस तरह का विश्वास वो देख रहे हैं, या ममता बनर्जी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने जिस तरह की बातें कही, क्लब हाउस का जो चैट जो दिल्ली के चर्चित वो पत्रकार लोगों के साथ, जो अब क्लब हाउस के नाम से मतलब एक नया नामकरण हो गया, क्लब हाउस ल्यूटेंस दिल्ली नाम था, खान मार्केट नाम था, क्लब हाउस के नाम से जाने लगे ये लोग। तो वो एक ऐसी चीज हो गई है जो इलेक्शन रिजल्ट वर्चुअली जो कहा गया, उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। उसमें से मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि 1-2 लोग काफी मतलब आवेश में ये पूछ रहे थे कि अगर सभी बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं, एसटी वोट कर रहे हैं, ओबीसी वोट कर रहे हैं, तो फिर ममता बनर्जी को वोट कौन कर रहा है जी। और फिर ये भी था कि मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है, जिसे प्रशांत किशोर एक्सप्लेन, मोदी की लोकप्रियता वो ज्यादा बता रहे थे कि मोदी क्यों इतने लोकप्रिय हैं वेस्ट बंगाल और हिंदुस्तान में। तो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर की तरफ आपने सीधा सवाल नहीं पूछा लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ कि वो इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्शन कहाँ जा रहा है या कहाँ ऑलरेडी किस मुकाम तक जा चुका है और आने वाले चरण में ये किस तरफ आगे लेकर के जाएगा।
उससे ज्यादा मुझे लगता है कि वो ऑडियो जो लीक्स हैं क्लब हाउस के, जी और वो भी प्रशांत किशोर के जो कह रहे हैं, तो इसलिए उससे आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये 4 चरणों की बात थी अभी तक, जिन 4 चरणों में जिन सीटों पर मतदान हुआ है पश्चिम बंगाल में। और निश्चित रूप से हर चरण में जिस तरह से संजय जी और जयंतु जी बता रहे हैं कि हर चरण में एक नई समीकरण होते हैं, एक नया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। 5वें चरण की बात करते हैं जयंतु। तो आई स्टार्ट विद यू। इफ यू लुक एट द 5th phase here specifically, then 6 districts. And then these are very, very important and significant seats if I'm looking at those numbers there and the way they're spread, in that particular region. How do you see the battle moving around in this particular phase? Because with every passing day and with each phase which goes by, the shrill is getting more tighter. The pitch is getting more high here. Yes, indeed. Because if you see in this particular phase, that is phase 5, parts of it are in the hills area. As you rightly pointed out before this program started, when you were introducing us, at that point of time, Darjeeling, Kurseong, these are the areas which comes under the administration of the Gorkhaland Territorial Administration. Now, we know that since the 1980s, Gorkha agitation has been very significant in West Bengal, which was started by Subhash Ghishing. But after some time, the GTA was formed, the Gorkha Land Territorial Administration was formed, but he had promised an independent, in his words, Gorkha land, which he could not deliver. So it was his deputy at that time, Bimal Gurung, who took over the reins, and Subhash Ghishing, who had started this agitation, almost became a persona non grata in the hills. It came to a point where he was not even allowed to go up onto the hills. He used to stay down in the plains. Next, we saw there was a kind of a repeat where after the killings due to violence in the hills around 2018 or 2019, Bimal Gurung had to run away from the hills, and he was staying somewhere incommunicado and untraceable. During that time, his deputy, that is Binoy Tamang, he took over the reins, and then Bimal Gurung became a persona non grata. Now, in order to take back, because the hills were a very strong fortress for the BJP, because the BJP supported, they were not really supported, but they kind of gave an ear to the Gorkhaland agitation, to the leaders. They spoke to them, they called them to the table to at least for a discussion. So they thought, the Gorkha agitation leaders, those leading the agitation, thought that maybe they can find a solution. So this is where the Trinamool Congress started to break into, and they started getting into the Gorkhaland leaders, trying to get them on their side. That is why if you see that the 3 seats in the hills, they do not have any Trinamool Congress candidate. It's the 2 factions of the Gorkha Janmukti Manch which has given their candidates in these 3 seats, which was won by the Gorkhaland GJM, as they are called, the Gorkha Morcha, are again fighting there, but this time Bimal Gurung and Binan Tamang are on the 2 sides. Next, this is about the hill areas on the north. Now, if you come down, there are 2 places, that is the Nadia district and the North 24 Pargana. Nadia and this Uttar 24 Pargana, jisko hum kehte hain, these are bordering Bangladesh. And there is a significant number of refugees, Hindu refugees, who had come away from Bangladesh, and they are about, it's a guess estimate, about 3 crores, which is just less than the Rajbangsis, who are mainly in Kuch Bihar. And they have been demanding the same right as any Indian citizen. They are Hindus. They face lots of problem in Bangladesh. They are called Namashudras. Now they are settled in these areas, that is Nadia, North 24 Parganas, in these areas. One of them is an MP. So it's not that they are not recognized as citizens, but they are very uncertain about their future.
And that is the reason they are requesting the BJP to implement the CAA. Their votes will matter. Number three are the tea gardens. Again, I am going back to the north. The tea gardens, they have around roughly 5 lakh workers who are directly involved in the tea gardens or the tea industry. Okay. And roughly about 22 lakhs who are indirectly, that is daily wage laborers and like that. So in January, the West Bengal government had revised their salary, whether it was a daily wage or a monthly salaried worker, and there was a revision of about 15%, if I remember correctly. Next, if you see the union budget, that promised about 1,000 crore to the benefit of the tea workers. So about 25 lakhs, that matters in an election. Definitely. And that is why they are being wooed. So I think these three are the main issues and people who will be mainly be considered when the fifth stage gets into motion. Okay, Sanjay ji, do you agree there with Jayantuda that these three different segments in three different regions which are amongst the seat which are going to poll on 17th of April, that is the fifth phase, they become really, really crucial, and 45 seats is a big chunk. Yeah, precisely. Agree 100%. And Jayanto Bhattacharya explained beautifully about the reason, their various dynamics. See, for instance, today Prime Minister Modi's rally, he was talking about the point which Jayanto Bhattacharya was making about Sharanarthi. And then he did not exactly say Hindu Sharanarthi, but then he mentioned Matuas and one another community, which means that, and saying that जो शरणार्थी आए हैं हमारे यहाँ उनको पूरा वो अधिकार दिया जाएगा. This is not only a matter of this is not a matter of rhetoric. This is a matter of faith for us. And he had been to Bangladesh. And he was there to Matua community's highest religious place. Socially also, the BJP has established a bondage with that particular community. And the kind of enthusiasm that was there, of course, Mamata Banerjee is campaigning very hard in these regions. And there is, situation is not same as for the BJP as was there previously in many regions. But given the dynamics, also when this is bordering area, therefore the dynamics of polarization and counter-polarization also comes into play. I don't know how the dynamics of police firing in during last polls is going to play out in next 4 phases together. Mamata Banerjee, of course, is making very strong noises about that, and she's also getting rebuttal from got rebuttal from Prime Minister Modi on facts, and also from HM Amit Shah. There are issues, of course. I don't mind, and people actually say, should somebody of this stature should have talked about it? Yes. Election is also the time when you speak about an issue about which you generally don't hear from the top leadership. This is also a time to campaign, to counter, and also in a way to educate people at large, because then you come out with various things, various issues, where you need to clear your stand on a given subject. I think next round is going to be very interesting. Also, the way he was talking, it also seemed that this particular area has a good number of tribals and scheduled caste community members. So all in all, this is, of course, going to be a matter of great interest. Indeed, it is going to be a very interesting battle in the fifth phase, as well as we've seen in the last 4 phases. And you're right there, Sanjay ji, when you point saying that election is a time when political parties, their leaders, their star campaigners do indulge in allegations, counter-allegations, claims, and rebuttals, because that's the way you try and woo the voters. Let's now look at North Bengal as one block there in terms of seats. And Jayantuda and Sanjay ji, we'd like to understand, because correct me if I'm wrong, that the North Bengal seats started voting from 4th phase onwards. None of the seats was there in the first 3 phases. Now, that's a very interesting region out there if you have to do a bit of analysis.
54 seats, Jayantoda. I'd like to start with you. And if I look at numbers, 2011, when it was, Mamata Banerjee's wave, they managed somewhere around 16 seats there. In 2016, the TMC managed around 26 seats. And if I look at 2019 general election figures, then the BJP had lead in around 34 out of those 54, and the TMC could only manage lead on 12. So is that indicating towards a sort of kind of battle, electoral battle we might be witnessing in the rest of these seats which have to go to polls, specifically from North Bengal? You raised a very valid point actually over there. If you see the voting or the seats that are in the hill areas, they are little different from the south. Till now, what happened that the BJP, even in its manifesto, had kind of been a little given a kind of a hope to those who were looking for kind of autonomy in that particular area. Mm-hmm. And Mamata Banerjee, despite being in government for the last 10 years, had hardly given an ear to them. The same thing had happened earlier with the left also. The left, they first assured Subhash Gishing, who started the agitation, but later did nothing about it. And that is the reason you will see that whatever is the election results of the rest of the state, the hills, I'm talking of the hills, not the entire area over there. I'm not taking, say, for example, Siliguri, which always had been a left bastion. Ashok Bhattacharya always represented that seat. But I'm talking about the hills as in the hills itself. Especially the Lok Sabha seat was always won by a BJP candidate. That was the reason. But this time, there is a difference amongst the two groups. One, which is led by the former leader, that is Vimal Gurum. Former, I'd say, because he went into hiding, and that is the time when Tamang took over. So they have given candidates. Both of the factions have given their own candidates. So these seats have never been in the control of the party which was ruling West Bengal. It's been for a long time. So now we have to see, but this time the equations are totally different. And if you see, Mamata Banerjee has tried to kind of, take advantage of the situation and has not given any candidate in the three main seats. And there, it's the, as I said earlier also, it's the GJM parties which are contesting over there. So this time it will be GJM. Last time also the three were GJM candidates. So this time we have to see which of the two factions actually holds the fort. And that is why, as you rightly pointed out, it is indeed, and it is also a kind of a gateway to the other parts, other nations also, the neighboring nations. So it's a politically, geographically, socially, culturally important area. Important area, and pretty much different from what the other region we saw during the first three phases voting out there. Sanjay ji, quick concluding comment from you as well on this electoral battle, ongoing one in North Bengal. And if you look at all those factors, and 54 seats is again a big chunk there. विशाल, सबसे इंटरेस्टिंग चीज हम छोड़ रहे हैं। नॉर्थ बंगाल और फिफ्थ फेज में जब इलेक्शन एंटर कर रहा है तो राहुल गांधी की वेस्ट बंगाल में एंट्री हो रही है। 14 तारीख को वो पहली अपनी सभा करने जा रहे हैं और सिंबॉलिकली वो नक्सलबाड़ी जाएंगे। अब ये किस तरह से प्ले आउट करता है, राहुल गांधी वहां जाएंगे तो मीडिया अटेंशन ऑफ कोर्स बहुत होगा, बीजेपी को कहने को बहुत कुछ मिलेगा, वो किस तरफ जाएंगे, वो किस तरह की बातें करेंगे। नक्सलबाड़ी इस समय जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में एक घटना हुई है, उसका सिंबॉलिज्म फिर कैसे प्ले आउट करेगा। तो ये इलेक्शन में एक अलग तरह का फिर वो मोड़ आएगा जब ये जिले जा रहे हैं। मैंने देखा कि कहीं कांग्रेस के लोग काफी उत्साहित थे कि उनको लग रहा था कि पिछले बार के चुनाव में यहाँ आधी सीटें इस वाले जो आगे आने वाले चरण है वहां से आए थे, क्योंकि वो मालदा और बाकी एरियाज को छा रहे हैं चुनाव में, तो राहुल जी को क्रेडिट भी मिलने की संभावना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बाकी सीरियस चीजें वो हुई हैं, आगे भी रहेंगी। राहुल गांधी भी बहुत सीरियस सब कैंपेन में ये उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पूरा मैदान छोड़ गई थी, राहुल जी आएंगे तो फिर कुछ मैदान आगे लेकर के जाएंगे वो। जी जी बिल्कुल। और मुझे याद है कि
इससे पहले पिछले हफ्ते जो हमने एक इसी मुद्दे पर डिस्कशन किया था तो उसमें सवाल भी उठा था कि किस तरह से कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं राहुल गांधी, जिनकी आपने बात की, वो अभी तक बंगाल में नहीं दिखाई दे रहे हैं। 14 तारीख को जब दिखेंगे तो जरूर उस मसले पर भी बातचीत की जाएगी। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयंतदा, आपका भी बहुत धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे कल एक बार फिर से। जो पश्चिम बंगाल में चुनावी लड़ाई इस वक्त चल रही है, विधानसभा चुनाव जो चल रहा है, उसकी आगे की जो तैयारियां हैं और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां की हैं और अलग अलग उम्मीदवार किस तरह से जो मतदाता हैं उनको अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब पर बातचीत करेंगे कल एक बार फिर शाम को 7 बजे। तब तक देखते रहिए संसद टीवी। धन्यवाद।